एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज भाई अपनी CDP की क्लास का दूसरा दिन है। कल हमने बाल विकास करवाया था, उसके आयाम करवाए थे, सिद्धांत करवाए थे और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो डिफरेंस होता है वो आपके साथ डिस्कस किया था। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम बाल विकास की अवस्थाएं करवाएंगे। ठीक है कि एक बच्चा पैदा होता है उसके बाद किन किन अवस्थाओं से गुजरता है। वैसे तो भाई देखो गर्भावस्था भी आती है, पर मगर क्या होता है कि गर्भावस्था से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि भाई सबको पता है गर्भावस्था कौन सी होती है, जब बच्चा माँ के पेट में आता है तब से लेके जो जन्म तक की अवस्था होती है उसको गर्भावस्था कहते हैं। ठीक है, तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस वही करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार जहां से क्वेश्चन बनते हैं। भाई टीचिंग एग्जाम का कोई भी पेपर आप उठा के देख लो, अगर इस वीडियो से उसमें क्वेश्चन नहीं मिले ना तो भाई मैं वीडियो बनानी छोड़ सकती हूँ। HTET हुआ, CTET हुआ, कोई भी टीचिंग एग्जाम हुआ, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं, कई बार तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो आइए भाई देखते हैं। गर्भावस्था मैंने आपको बता दिया, जब बच्चा माँ के पेट में आता है वहां से लेके और बच्चे के जन्म तक की जो अवस्था होती है उसको गर्भावस्था कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ आपको बताने के लिए ये चीज बताई है। गर्भावस्था के बाद हमारी आती है शैशव अवस्था। यहाँ से क्वेश्चन आता है, बार बार आता है और मतलब हमारे उसमें कहाँ तक पढ़ाया जाता है? सिर्फ किशोरावस्था तक। ठीक है, बच्चा 18 साल का हो गया, उसके बाद फिर वयस्क हो जाएगा, वो उसको देखभाल की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सेल्फ डिपेंड हो जाएगा। तो हम यहाँ तक पढ़ते हैं, चाहे आप PRT की तैयारी कर रहे हो या TGT की तैयारी कर रहे हो। तो मेन चीजें ये 3 होती हैं। गर्भावस्था के बाद आता है शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था और उसके बाद आती है किशोरावस्था। ये 3 अवस्थाएं ऐसी हैं जहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्या पूछा जाता है वही चीजें हम देखेंगे। तो भाई सबसे पहले आपको पता होना चाहिए शैशवावस्था की एज क्या होती है। जन्म से लेके 5 साल तक, जब बच्चे का जन्म होता है ना, वहां से लेके जब बच्चा 5 साल तक होता है ना, तो वो जो एज होती है वो कौन सी कहलाती है भाई? शैशव अवस्था कहलाती है। कौन सी अवस्था कहलाती है? शैशव अवस्था कहलाती है। हमारे घर में 3 बच्चे भी शैशव अवस्था में ही है, एक 1.5 साल का है, एक 2 साल का है, एक 3.5 साल का है। तो ये बच्चे किस अवस्था में है? शैशव अवस्था में है। आपके आसपास अगर कोई छोटे बच्चे हैं जो 5 साल से कम के हैं, आप देखना जो ये क्वालिटी में इसमें बताऊंगी वो सारी आपको उन बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेंगी। अगर आप ऐसे रिलेट करके देखोगे ना, आपके पड़ोस में कोई बच्चा है, आपके घर में कोई बच्चा है, ये चीजें मैं बता रही हूँ, आप उससे रिलेट करके देखोगे, आप एकदम से बैठे हो देख रहे हो कि हाँ बच्चे ने ये एक्टिविटी की, फिर आपके माइंड में ये आएगा कि ये मैंने शैशव अवस्था में पढ़ा था, वो चीज आपकी पक्की हो जाएगी, उसको आप लाइफ टाइम कभी भी भूल नहीं पाओगे। तो भाई शैशवावस्था कौन सी होगी? जन्म से 5 वर्ष तक, और जन्म से पहले की अवस्था हो जाती है हमारी गर्भावस्था। ठीक है, तो जन्म से 5 वर्ष तक होगी अपनी शैशवावस्था। तो शैशवावस्था को खिलौनों की आयु भी कहा जाता है। शैशवावस्था को खिलौनों की आयु भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? आपने देखा होगा 3-4 साल का बच्चा जो होता है उसके सामने खिलौने डाल दो, वो खिलौनों से खेलता रहेगा, उसको किसी की जरूरत नहीं होती, उसे किसी सहपाठी की जरूरत नहीं होती कि वो किसी सहपाठी के साथ खेले, या किसी की भी जरूरत नहीं होती भाई उसके सामने खिलौने रख दो, वो अकेला खेलता रहेगा। मान लो घोड़ा रख दिया, वो घोड़े के ऊपर बैठ के अकेला पूरे घर में घूमता रहेगा, उसको जरूरत नहीं है कि कोई उसके साथ खेले। उसको कार दे दो, वो कार ऐसे 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 घुमाता रहेगा। आपने देखा भी होगा 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सहपाठियों की जरूरत नहीं होती, उनको सिर्फ किसकी जरूरत होती है? खिलौनों की जरूरत होती है। उनके पास खिलौने रख दो, वो खुद खेलते रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं भाई? खिलौनों की आयु बोलते हैं। शैशवावस्था के बाद जब बच्चा बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, 5 साल से बड़ा होता है, तब बच्चा अकेला नहीं खेलता, उसको खेलने के लिए किसी न किसी सहपाठी की जरूरत होती है। बच्चा तब खेलता है, अकेला नहीं खेलेगा, अकेला वो बोर हो जाएगा। तो अकेला बच्चा खिलौनों से कब खेलता है? शैशवावस्था में खेलता है। 5 साल से जो छोटा बच्चा होता है वही खेलता है। उसके बाद क्या है? संवेगों का प्रदर्शन। जो शैशवावस्था होती है उसमें बच्चा संवेगों का प्रदर्शन करता है। संवेगों का प्रदर्शन कैसे करता है? जैसे भाई छोटा बच्चा है, मैं मान लो 5-6 महीने का बच्चा है, उसको अगर भूख लगी है तो वो कैसे प्रकट करेगा? भूख लगते ही रोने लगेगा। ठीक है, उसने अपने संवेग प्रदर्शित किए कि मुझे भूख लगी है, भूख लगने पे बच्चा रोया।
या फिर 1-1.5 साल का बच्चा है, माँ ने उसको गोद में ले रखा, माँ बिस्तर पे बिठा के कुछ काम करने जाती है तो बच्चा रोने लग जाता है, तो वो क्या कर रहा है, वो अपने संवेगों का प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है भाई, वो अपने संवेगों का प्रदर्शन कर रहा है। तो ये संवेगों का प्रदर्शन बच्चा कब करता है, शैशव अवस्था में करता है, 5 साल से कम एज में करता है। जब 5 साल से ऊपर की एज में बच्चा चला जाता है तो माँ अगर उसको छोड़ के भी जा रही है तो उसको पता है माँ काम करके वापस उसके पास आएगी, वो नहीं रोएगा, वो इस बात को समझेगा कि अगर माँ ने उसको बैठा दिया यहाँ पे, माँ कुछ काम कर रही है तो वो काम करके उसके पास ही आएगी, वो रोएगा नहीं। अगर उसको भूख लगी है तो वो खाना मांगेगा, वो रोएगा नहीं। ठीक है, तो क्या है, वो अपने संवेगों का प्रदर्शन किस एज में करता है, शैशव अवस्था में करता है, जब 5 साल से कम बच्चे होते हैं। आपके आसपास अगर कोई बच्चा है, आप उससे रिलेट करके देख सकते हो। उसके बाद आती है काम प्रवृत्ति। ठीक है, उसके बाद क्या आती है, काम प्रवृत्ति। काम भावना और काम प्रवृत्ति में डिफरेंस होता है। काम भावना कहाँ पे पाई जाती है, किशोरावस्था में पाई जाती है भाई काम भावना, जिसमें मतलब कि बॉयज गर्ल्स को देख के अट्रैक्ट होते हैं, वो काम भावना होती है। मगर काम प्रवृत्ति क्या होती है, जैसे कि अपनी काम प्रवृत्ति को बच्चा कैसे संतुष्ट करता है, माँ का दूध पी के बच्चा अपनी काम प्रवृत्ति को संतुष्ट करता है। ठीक है, कैसे करता है भाई, माँ का दूध पी के बच्चा अपनी काम प्रवृत्ति को संतुष्ट करता है। तो काम प्रवृत्ति भाई, इसमें भी एक अट्रैक्शन तो होता है ना, माँ के प्रति बच्चे का कितना अट्रैक्शन होता है, पापा के प्रति कितना अट्रैक्शन होता है। तो ये जो अट्रैक्शन होता है ये इस काम भावना से कहीं बिल्कुल अलग होता है, फिर भी इसको काम प्रवृत्ति माना जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें भी एक अट्रैक्शन होता है, माँ के प्रति अट्रैक्शन होता है, पिता के प्रति अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ये काम प्रवृत्ति किस में पाई जाती है, शैशव अवस्था में पाई जाती है, और काम भावना किस में पाई जाती है, किशोरावस्था में पाई जाती है। उसके बाद क्या है, अनुकरण द्वारा सीखना। अनुकरण द्वारा सीखना का क्या मतलब है, बच्चा देख के सीखता है। जैसे आप घर में ब्रश कर रहे हो, कोई छोटा बच्चा है वो भी ब्रश, किसी की भी ब्रश उठा लेगा और भले ही उसके दांत नहीं आए हैं फिर भी वो मुंह में ऐसे ऐसे करता फिरेगा कि मैं भी ब्रश कर रहा हूं। तो क्या है, वो आपको देख के सीख रहा है, बच्चा आपको देख के सीख रहा है। जैसे आप एक्टिविटी कर रहे हो, बच्चा सेम टू सेम एज इट इज वैसी ही एक्टिविटी कर रहा है। तो किस एज में करता है बच्चा, शैशव अवस्था में करता है। बच्चा आपको देख के सीखता है। आप बोलोगे बेटा माँ बोल, माँ, बच्चा बोलता है पापा, भले उसने पापा बोला मगर आपको देख के बोला, उसने कभी ना कभी आपके मुंह से पापा सुना है। तो बच्चा क्या है, आपको देख के ही एक्टिविटी कर रहा है। तो अनुकरण की एज कौन सी मानी जाती है, शैशव अवस्था मानी जाती है। इसमें बच्चा आपको देख के सीखता है। ठीक है, क्या करता है इसमें, बच्चा आपको देख के सीखता है। जैसे अगर आपने बच्चे को ऐसे थप्पड़ दिखाया ना, तो बच्चा ये नहीं देखेगा कि आप 80 साल के बुढ़े हो, आपको भी ऐसे ही थप्पड़ दिखाएगा। तो क्या उसने आपसे ही सीखा है ना थप्पड़ दिखाना। तो बच्चा आपको देख के सीखता है। किस एज में सीखता है, शैशव अवस्था में सीखता है। उसके बाद होता है अतार्किक चिंतन। जो शैशव अवस्था होती है ना, उसमें बच्चे का चिंतन का कोई तर्क नहीं होता। ठीक है, कोई तर्क नहीं होता। इसका क्या मतलब है, बच्चे ने नकली का एरोप्लेन ले रखा है, वो उस एरोप्लेन को ऐसे उड़ाएगा, शू, ये उड़ रहा है। ठीक है, उसके लिए वो, उसको ये नहीं पता कि ये खिलौना एरोप्लेन है, खिलौने का जहाज है। वो उसको उड़ाने की कल्पना करेगा कि ये उड़ के आसमान में चला जाएगा। मैं इसके मतलब 5 साल के बच्चे को आप देखो भाई, 5 साल के बच्चे को आप देखो, जब वो बोलने लग जाता है तो कैसी कैसी कल्पनाएं करता है कि मैं चांद को पकड़ के लेके आऊंगा। ठीक है, मैं इस खिलौना गाड़ी में बैठ के झज्जर तक चला जाऊंगा, इतनी दूर चला जाऊंगा। इस तरह से वो कल्पना करता है। तो उसकी जो ये कल्पना होती है वो क्या होती है, बिल्कुल अतार्किक होती है। इस चीज का कोई तर्क नहीं होता। कोई खिलौना गाड़ी पे बैठ के कोई चांद तक नहीं जा सकता, तो तर्क नहीं होता इसमें। बिल्कुल क्या होती है, ये अतार्किक होती है। तो भाई जो शैशव अवस्था होती है उसमें जो चिंतन होता है वो अतार्किक होता है, उसमें कोई तर्क नहीं होता। आगे भी आत्म प्रेम की भावना। जो शैशव अवस्था होती है उसमें बच्चा खुद से प्रेम करता है। जैसे मैंने पहले बताया, बच्चा खुद में ही मस्त रहता है, उसको खेलने के लिए किसी सहपाठी की जरूरत नहीं होती, किसी की भी जरूरत नहीं होती। बच्चा अपने आप से खेलता रहता है। उसके सामने खिलौने रख दो, वो अपने आप ही खेलता रहेगा। तो क्या है, वो खुद से प्रेम करता है, उसको कोई दूसरा अच्छा नहीं लगता, वो खुद से प्रेम करता है। तो बच्चे में आत्म प्रेम की भावना आत्म प्रेम की भावना होती है। तो आत्म प्रेम की भावना किस एज में पाई जाती है भाई, शैशव अवस्था में पाई जाती है। आप देखना, जो छोटे बच्चे होते हैं, 5 साल से कम एज के बच्चे होते हैं, वो खुद से ही प्रेम करते हैं।
उनको किसी और से इतना लगाव नहीं होता जितना उनको खुद से होता है। तो आत्म प्रेम की भावना किसमें पाई जाती है? शैशवावस्था में। और लास्ट है कि सीखने का आदर्श काल। बहुत बार पूछा गया है कि सीखने का आदर्श काल भाई किस एज को माना गया है? तो सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को माना गया है। क्यों? क्योंकि छोटा बच्चा होता है, कोरा कागज होता है, और कोरे कागज पे आप जो चाहो वो लिख सकते हो। ठीक है, कोरे कागज पे आप जो चाहो वो लिख सकते हो। उसके बाद अगर बच्चे को सिखाते हो तो फिर लिखा हुआ मिटाना पड़ता है। जो बच्चे ने गलत सीखा वो मिटा के फिर नई चीज सिखानी पड़ती है। मगर बचपन में क्या होता है, बच्चा कोरा कागज होता है और कोरे कागज पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसलिए सीखने का आदर्श काल किसको माना जाता है? शैशवावस्था को माना जाता है। बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो 5 साल की एज तक सीखता है। जो बच्चे ने 5 साल की एज तक सीखा है ना, वो लाइफ में दोबारा कभी भी वो भूल नहीं पाता है। ठीक है, तो इसलिए सीखने का आदर्श काल किसमें कहा जाता है? शैशवावस्था को कहा जाता है। तो ये हो गई भैया अपनी शैशवावस्था। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे ये पूछ लेगा कि भाई संवेगों का प्रदर्शन किस एज में बच्चा सबसे ज्यादा करता है? शैशवावस्था में करता है। भाई अतार्किक चिंतन किस एज में करता है? शैशवावस्था में करता है। सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कहा जाता है? शैशवावस्था को कहा जाता है। ठीक है भाई, आगे देखो। आगे आ जाती है हमारी बाल्यावस्था। अब बच्चा हमारा हो गया थोड़ा और बड़ा। मेरे घर में एक बच्चा बाल्यावस्था में भी है। वो अभी मतलब कि 5.5 साल का है, तो 5 साल से ऊपर हो गया, मतलब कि तो वो बाल्यावस्था में चला गया, क्योंकि 5 वर्ष तक शैशवावस्था में था। तो 6 से 12 वर्ष तक का बच्चा, 6 से 12 वर्ष तक का बच्चा किस एज में आ जाता है? बाल्यावस्था में आ जाता है। बाल्यावस्था को क्या कहते हैं भाई? अनोखा काल कहते हैं। बाल्यावस्था को क्या कहते हैं? अनोखा काल कहते हैं। अनोखा काल क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई आप देखो 6-7 साल का बच्चा है ना, वो खुद में ही कंफ्यूज रहता है। ठीक है, उसको खुद ही समझ नहीं रहती कि उसे क्या करना है क्या नहीं क्या करना। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन वाली एज होती है वो भी वही यही मानी जाती है। बच्चा खुद में ही कंफ्यूज रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अनोखा काल कहते हैं। कौन सा काल कहते हैं भाई? अनोखा काल कहते हैं। फिर क्या है? टोली, दल और समूह की आयु। भाई मैंने पहले बताया कि शैशवावस्था में बच्चा क्या करता है? अकेला खेलना पसंद करता है। उसको खिलौना दे दो, वो अकेला खेलता रहेगा। मगर उसके बाद जब बच्चा बाल्यावस्था में जाता है तो बच्चा अकेला खेलना पसंद नहीं करता। उसको खेलने के लिए सहपाठियों की जरूरत होती है, अपने दोस्तों की जरूरत होती है, फ्रेंड सर्कल की जरूरत होती है। बच्चे को अगर अकेले खेलने को बोलोगे वो नहीं खेलेगा, उसको खेलने के लिए फ्रेंड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो बच्चा टोली बनाता है, ग्रुप बना लेता है कि हाँ भाई मेरे ग्रुप में ये है ये है ये है। भाई हमने 4-5 लड़कों ने ग्रुप बना लिया, 4-5 लड़कियों ने ग्रुप बना लिया, तो क्या है वो ग्रुप में खेलना पसंद करते हैं। तो इसलिए इसको टोली की आयु भी बोलते हैं, समूह की आयु बोलते हैं, दल की आयु बोलते हैं। इसमें बच्चा अकेला नहीं खेलता, टोली बना के खेलता है। आपने देखा होगा 7-8 साल के बच्चे टोली बना के खेलते हैं। वो अकेले बैठ के खेलते नहीं मिलेंगे कि भाई कार है, कार को ऐसे ऐसे घर में घुमा रहे हैं। नहीं, उसको खेलने के लिए किसी न किसी सहपाठी की जरूरत होती है। फिर है मिथ्या परिपक्वता का काल। इसको मिथ्या परिपक्वता का काल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई जब बच्चा 10-11 की एज में आता है तो बच्चा क्या समझता है कि मैं बिल्कुल परिपक्व हो गया हूँ, मैं बहुत समझदार हो गया हूँ, मुझे हर चीज का ज्ञान हो गया है। मगर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, बच्चे को हर चीज का ज्ञान नहीं होता है। तो ये इसलिए इसको मिथ्या परिपक्वता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा सोचता है कि उसको हर चीज का ज्ञान हो गया है। अब वो ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, वो जो निर्णय लेगा वो बिल्कुल सही निर्णय लेगा, उसको किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है। इस तरह से बच्चा सोचता है। ठीक है, इसलिए इसको मिथ्या परिपक्वता बोला जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे को भ्रम हो जाता है कि वो परिपक्व हो गया, वो समझदार हो गया है, मगर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। वो अक्सर गलत निर्णय लेता है। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि वो समझदार है और उसे किसी की जरूरत नहीं है। आगे भी खेल की आयु। इस एज में बच्चा खेलना पसंद करता है। ठीक है, और इसको गंदी आयु भी बोला जाता है, गंदगी वाली आयु। खेल की आयु के साथ याद कर लेना भाई, गंदी आयु या गंदगी वाली आयु। इसको गंदगी वाली आयु क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चा इस एज में सबसे ज्यादा खेलता है। वो मतलब कि कीचड़ में भी खेल लेगा, रेत मिट्टी में भी खेल लेगा, है ऐसे पहन लिया, ऐसे ऐसे हाथ पे कुछ ना कुछ बना लेगा, कपड़े सारे गंदे कर लेगा। तो इस एज में बच्चा सबसे ज्यादा गंदा रहता है। किस एज में रहता है? बाल्यावस्था में।
बाल्यावस्था में बच्चा होता है वो सबसे ज्यादा गंदा वो रहता है, इसलिए उसको गंदी अवस्था भी बोला जाता है, गंदगी वाली अवस्था भी बोला जाता है। भाई बच्चा सबसे ज्यादा खेल में ध्यान रखता है, ठीक है भाई। ये शैशवावस्था में बच्चा खेलता है मगर इतनी ज्यादा खेल में ध्यान नहीं रखता, मगर बाल्यावस्था में देखो भाई बच्चे स्कूल से आते ही खेलने निकल जाए, उनका पूरा ध्यान खेल में रहता है। तो इस एज को क्या कहते हैं, खेल की आयु कहते हैं और गंदगी वाली आयु भी कहते हैं। एक बार एग्जाम में पूछा गया कि गंदी अवस्था कौन सी होती है, तो वो होती है भाई अपनी शैशव अवस्था। उसके बाद बच्चा मैच्योर हो जाता है, वो साफ सफाई पसंद करता है। आगे आते हैं भाई प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण काल। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल क्या होता है कि इस एज में बच्चे को बाहरी दुनिया से मिलना जुलना पड़ता है। बच्चा 5 साल की एज के बाद स्कूल में जाता है, वही स्कूल में सबसे मिलना जुलना पड़ता है, नए फ्रेंड बनाने पड़ते हैं, टीचरों से मिलना पड़ता है, बाहर की दुनिया देखनी पड़ती है, भाई अनजान लोगों से भी मिलना पड़ता है। तो एक समाजीकरण का जो प्रतिद्वंदात्मक काल होता है ना, वो शुरू हो जाता है कि वो समाज में कैसे मिले जुलेगा सबसे, वो समाज में खुद को कैसे स्थापित कर पाएगा। तो एक युद्ध चल जाता है बच्चे के बीच में और समाज के बीच में। फिर देखा जाता है कि बच्चे ने समाज में खुद को स्थापित किया या नहीं किया, भाई उसने कितने दोस्त बनाए हैं या उसका क्लास में एक भी दोस्त नहीं बना। अगर एक भी दोस्त नहीं बना तो इसका मतलब वो समाज में अच्छे से स्थापित ही नहीं हो पाया। अगर उसके बहुत सारे दोस्त बन गए तो इसका मतलब वो समाज में अच्छे से स्थापित हो गया है, ठीक है। तो इसलिए इसको प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण काल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 5 साल तक तो बच्चा घर में ही रहता है ना, 5 साल के बाद स्कूल में जाता है, समाज में से मिलता है, तो इसलिए तभी से ये काल स्टार्ट होता है। फिर है मूर्त चिंतन की अवस्था। इस एज में बच्चा मूर्त चिंतन करता है। मूर्त चिंतन कैसे करता है? जैसे उसको अगर ये पेन दिखाई दे रहा है तभी वो इस पेन के बारे में सोचेगा। जैसे मैं मान लो ब्लैक बोर्ड भी पढ़ा रही हूँ, मेरा 6 साल का बच्चा है, वो इस पेन को देख के क्या सोचेगा, अगर मम्मा मुझे ये पेन दे दो तो मैं भी बोर्ड पे आके पढ़ाऊंगा। कब सोचेगा? जब वो उसके सामने ये पेन है, ठीक है। अगर उसके सामने पेन नहीं है, वो यहाँ पे बैठा है, तब वो ये चीज नहीं सोच सकता कि मम्मा मुझे पेन दे देगी तब मैं पढ़ाऊंगा। उसके दिमाग में ये बात बिल्कुल नहीं आएगी। जो चीज उसके सामने है वो उस चीज को ही सोचेगा। तो मूर्त चिंतन का मतलब क्या है कि जो चीजें उसके सामने है बच्चा उसी चीज को सोच पाएगा। जो चीजें सामने नहीं है बच्चा उस चीज को बिल्कुल भी नहीं सोच पाएगा। भाई ये किस में चला जाता है? ये चला जाता है अपने मूर्त चिंतन में। किस में चला जाता है भाई? मूर्त चिंतन में चला जाता है। जिस चीज के बारे में बच्चे को ज्ञान है, देखिए उसी चीज के बारे में बच्चा सोचता है। आगे है भाई संवेगों पर नियंत्रण। इस एज में बच्चा संवेगों पर नियंत्रण करता है। जैसे मैंने पहले बताया शैशवावस्था में बच्चा क्या करता है कि भूख लगने पे रोने लगता है। इस एज में बच्चा रोएगा नहीं बल्कि बोल के खाना मांगेगा कि मुझे खाना चाहिए, खाना दो। अगर शैशवावस्था में कोई उसे डांट देता है तो बच्चा रोने लग जाता है, मगर बाल्यावस्था में अगर कोई उसे डांट देगा तो मुंह फुला के बैठ जाएगा मगर बच्चा रोएगा नहीं, ठीक है। तो वो उसने अपने संवेगों पर कंट्रोल करना सीख लिया। क्या किया भाई? उसने अपने संवेगों पर कंट्रोल कर लिया। तो संवेगों पर नियंत्रण बच्चा किस एज में करता है? बाल्यावस्था में करता है, ठीक है भाई। तो बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष की एज होती है। इसको अनोखा काल कहा जाता है। इसको टोली दल और समूह की आयु कहते हैं क्योंकि बच्चा ग्रुप में खेलना पसंद करता है। इसको मिथ्या परिपक्वता काल कहते हैं क्योंकि बच्चा खुद को समझदार बताता है मगर वो एक्चुअली में समझदार नहीं होता। फिर इसको खेल की आयु और गंदी आयु बोलते हैं क्योंकि बच्चा रेत मिट्टी में खेलता है और सबसे ज्यादा ध्यान खेल पे रखता है। फिर प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण काल कहते हैं क्योंकि बच्चा समाज से रूबरू होता है इस एज में। फिर मूर्त चिंतन की अवस्था, जिस चीज को बच्चा देखता है उसी चीज के बारे में सोचता है। फिर संवेगों पर नियंत्रण, बच्चा संवेगों पर नियंत्रण करना सीख लेता है, वो बेवजह हंसता रोता नहीं है। अंत में आती है अपनी किशोरावस्था। यहाँ तक भाई हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद वयस्क अवस्था आ जाती है, वे नहीं पूछी जाती है एग्जाम में। किशोरावस्था तक बच्चा 18 साल का हो जाता है। फिर सरकार का काम खत्म हो जाता है, बच्चा मैच्योर हो जाता है, अपना खुद संभालो, ठीक है। तो 12 से 18 वर्ष तक की एज कौन सी होती है? अपनी किशोरावस्था होती है। 12 से 18 वर्ष की एज कौन सी होती है? किशोरावस्था होती है। इसमें अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है। अमूर्त चिंतन का मतलब क्या है? जो चीज बच्चे के सामने नहीं है बच्चा उसके बारे में भी सोचता है। मान लो बच्चा कभी अमेरिका नहीं गया, फिर भी बच्चा अमेरिका जाने के बारे में सोचता है कि मैं पढ़ाई लिखाई करके अमेरिका सेटल हो जाऊंगा, वहां पे रहूंगा, ऐसे घूमूंगा, लंबरगिनी कार लेके आऊंगा,
हैं, और वो क्या बोलते हैं उसको, कारों के नाम याद नहीं है भाई, ठीक है भाई, बड़े वाली वो काली कार होती है ना, बोलेरो होती है, कौन सी होती है, वो लेके आऊंगा। तो क्या है कि वो अमूर्त चिंतन भी करता है, उसके सामने वो चीज नहीं है, फिर भी उस चीज के बारे में वो सोच रहा है, ठीक है। तो अमूर्त चिंतन करता है किस अवस्था में, किशोरावस्था में, और मूर्त चिंतन करता है बाल्यावस्था में, ठीक है। आगे जीवन का स्वर्ण काल, भाई जीवन का सबसे सोने वाला काल कौन सा माना जाता है, किशोरावस्था में माना जाता है। किशोरावस्था में अगर बच्चे पे ध्यान दे दो ना, तो बच्चा एक इतना अच्छा नागरिक बन के निकलता है, इतना अच्छा नागरिक बन के निकलता है कि भाई फिर वो समाज में कभी भी मार नहीं खाता। तो पेरेंट्स को सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत कब होती है, एक तो शैशवावस्था में और एक किशोरावस्था में। बाल्यावस्था में बच्चे खेल पे ज्यादा ध्यान देते हैं, तो इसलिए समझाई हुई बातें वो कम सीख पाते हैं। मगर किशोरावस्था को स्वर्ण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस एज में अगर बच्चे पे हम थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लेते हैं ना, तो बच्चा बिल्कुल सोने की तरह निकलता है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जीवन का स्वर्ण काल बोलते हैं। फिर क्या है, भक्ति की अवस्था, इसको भक्ति की अवस्था भी बोलते हैं। भक्ति की अवस्था इसलिए नहीं बोलते कि बच्चे का भगवान में ध्यान हो जाता है, भाई बहुत सारे बच्चे नास्तिक भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनका भगवान में ध्यान हो जाता है। मगर भक्ति की अवस्था का क्या मतलब है, भक्ति का मतलब क्या होता है कि एक चीज की रखना उसको जी जान से चाहना, ठीक है। तो किशोरावस्था में आपने देखा होगा कि बच्चे जो दोस्त बनाते हैं उनको मतलब बिल्कुल जी जान से चाहते हैं, उनके सामने अपने मम्मी पापा की भी नहीं सुनते। तो वो जो अट्रैक्शन होता है, वो जो लगाव, वो जो मतलब कि अपना उसके प्रति उनका वो होता है कि हाँ मेरा तो सब कुछ यही है, जैसे भगत भगवान को अपना सब कुछ मान लेते हैं, ऐसे किशोरावस्था में बच्चे अपने दोस्त को या किसी भी सहपाठी को अपना सब कुछ मान लेते हैं। तो इसलिए उसको भक्ति की अवस्था बोलते हैं कि वो समर्पण कर देते हैं खुद को, ठीक है। आगे है एज ऑफ ब्यूटी, भाई इसको एज ऑफ ब्यूटी भी माना जाता है, क्यों, क्योंकि आप देखना भाई एक बच्चा जो बाल्यावस्था में 10 से 12 साल की एज में बहुत उसका मतलब कि हुलिया ही बिगड़ जाता है बच्चे का। एक तो गंदी अवस्था स्टार्ट हो जाती है, दूसरा उसका भाई बच्चे में ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसका हुलिया बिल्कुल बिगड़ जाता है। मगर जब बच्चा किशोरावस्था में आ जाता है तो एकदम से उसके चेहरे में निखार आता है, बच्चा एकदम से सुंदर हो जाएगा। आपने किसी बच्चे को बाल्यावस्था में देखा, भाई 11 साल का देखा, उसके बाद सीधे 18 साल की एज में देखोगे ना, बच्चे को पहचान नहीं पाओगे, एकदम से बच्चा इतना सुंदर हो जाएगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटी, एज ऑफ ब्यूटी बोलते हैं। बच्चे की सुंदरता निखर के आती है, इसमें क्या आती है भाई, बच्चे की जो सुंदरता है वो निखर के आती है, निकल के आती है किस एज में, किशोरावस्था में। फिर उथल पुथल की अवस्था, ये उथल पुथल की अवस्था रहती है, ठीक है। बच्चे के अंदर उथल पुथल होती रहती है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, सही है ये गलत है, मतलब एक दमनदो चला रहता है उसके अंदर, उथल पुथल होती रहती है। तो इसलिए इसको उथल पुथल की अवस्था भी कहा जाता है। आगे रुचियों में परिवर्तन, भाई किशोरावस्था में बच्चे की रुचियों में परिवर्तन हो जाता है। पहले बच्चा किसी चीज में रुचि लेता है, किशोरावस्था में जाके किसी चीज में रुचि लेता है। बाल्यावस्था में मान लो बच्चे को वीडियो गेम खेलना पसंद है, और किशोरावस्था में जाके क्या पता भाई वो नोवेल पढ़ना स्टार्ट कर दे, तो क्या है उसकी रुचियों में परिवर्तन आ जाता है, किस एज में, किशोरावस्था में। फिर काम भावना में परिपक्वता, उसकी काम भावना में परिपक्वता आ जाती है, मतलब कि लड़का लड़की को देख के अट्रैक्शन फील करता है, लड़कियां लड़की को देख के अट्रैक्शन फील करती हैं। तो ये सारी चीजें किस एज में होती हैं, अपनी किशोरावस्था में होती हैं, ठीक है। हर किसी के साथ होती है, नेचुरल बात है, सबके साथ होती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, काम भावना में उनकी भी परिपक्वता आ जाती है, ठीक है, वे परिपक्व हो जाते हैं, वो समझने लग जाते हैं कि काम भावना क्या चीज है और उनको कंट्रोल कैसे रखना है। ऐसा नहीं है कि किसी को कोई, मान लो भाई किसी लड़के को कोई लड़की अच्छी लगी, ऐसा नहीं है कि वो जाके उसको ऐसे गले लगा लेगा, नहीं, वो क्या है, वो परिपक्व हो चुका है, उसकी जो काम भावना है उसने उसको कंट्रोल कर लिया है, वो सिर्फ एक हल्की से स्माइल देके निकल जाएगा। तो क्या है, उसने उसकी जो काम प्रवृत्ति है उस पर उसने कंट्रोल कर लिया है, किस एज में, किशोरावस्था में, वो परिपक्व हो चुका है। आगे है जीवन का कठिन काल, इस एज को जीवन का कठिन काल क्यों बोलते हैं, अगर बच्चा गलत संगत में पड़ जाता है, अगर बच्चा गलत संगत में पड़ जाता है तो बच्चे को आइटम बम बना देते हैं, ठीक है, क्या बना देते हैं, आइटम बम बना देते हैं। इस एज में अगर बच्चा गलत संगत में पड़ गया, वो लाइफ में कभी भी कामयाब नहीं हो पाता है, ठीक है, इसलिए इसको जीवन का कठिन काल बोलते हैं। फिर क्या है, संवेगात्मक परिवर्तन का काल, इसमें बच्चे के संवेगों में परिवर्तन आता है,
ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चे के संवेगों में परिवर्तन आता है। फिर क्या, तनाव तूफान में संघर्ष का काल। भाई बच्चे में तनाव रहता है, अंदर एक तूफान उठा रहता है कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। भाई पेरेंट्स ने कुछ बोल दिया तो तनाव लेके बैठ जाएगा कि हाय पापा ने मुझे डांट दिया, मम्मी ने कुछ बोल दिया कि मम्मी तो हर टाइम ऐसे ही बोलती रहती है, हर टाइम मेरे पीछे लगी रहती है। तो क्या है, उसके अंदर तनाव रहता है एक, ठीक है। तनाव और तूफान का काल कहते हैं इसलिए सेज को। फिर है बसंत काल। भाई बसंत काल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सबसे अच्छी काल एज होती है। बसंत काल इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चे के मन में फूल खिले रहते हैं। अभी जैसे मैंने बताया ना कि बॉयज गर्ल्स को देख के अट्रैक्शन फील करते हैं, तो क्या है, वो मन ही मन खुश होते रहेंगे किसी को भी देख के, ठीक है। देखो एक छोटा सा मैं आपको शैशवावस्था का एग्जाम्पल दिखाती हूँ, आओ इधर आओ। तो क्या है, बच्चे मतलब बॉयज गर्ल्स को देख के अट्रैक्शन फील करेंगे, मन ही मन खुश होते रहेंगे। गर्ल्स बॉयज को देख के अट्रैक्शन फील करेंगी और मन ही मन खुश होती रहेंगी, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बसंत काल बोलते हैं, बसंत की एज बोलते हैं। ये देखो भाई हमारे घर में शैशवावस्था का एक एग्जाम्पल। ये अनुकरण करता है, जो मैं करती हूँ मुझे देख के वही करता है, ठीक है। और इसमें खिलौनों की एज भी है, इसको खिलौने दे दो ये अपने आप खेलता रहता है, ठीक है। तो ये किस एज में है, शैशवावस्था में। आपके आसपास भी कोई ना कोई शैशवावस्था में आपको मिलेगा। आगे भविष्य के प्रति चिंता। तो भाई भविष्य के प्रति चिंता बच्चा किस एज में करता है, किस अवस्था में करता है। अब देखो इतना छोटा सा बच्चा क्या अपने भविष्य की चिंता कर पाएगा, देखो ये इतना छोटा सा बच्चा अपने भविष्य की चिंता करेगा, नहीं करेगा। इसका जो बड़ा भाई है वो भी नहीं करेगा, 6 साल का है, वो क्या भविष्य की चिंता करेगा। मगर जब बच्चा 14-15 की एज में चला जाएगा तो उसको अपने भविष्य की चिंता भी होगी कि मुझे कौन सी जॉब करनी है, अगर मुझे जॉब नहीं मिली तो मेरा क्या होगा। ये देखो अपने आप हंसता रहता है, इसका संवेगों पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो संवेगों पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसका मतलब ये किस एज में है। देखो संवेगों का प्रदर्शन, देखो अब ये कैसे अपने संवेगों का प्रदर्शन कर रहा है, हंस के दिखाओ। ये देखो संवेगों का प्रदर्शन कर रहा है, ठीक है। तो ये किस में है, किस एज में है भाई, शैशवावस्था में है। अपने संवेगों का प्रदर्शन करके दिखा, हंस के दिखा, देखो कर रहा है ना, बेवजह हंस रहा है। तो ये किस में है, शैशवावस्था में है। और विवाह देखो ऐसे करके दिखाओ, आई जैसे करो, देखो ये मेरा अनुकरण कर रहा है। ऐसे बोलो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब, आपने खाना खाया। ये देखो ये मुझे देख के बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये मेरा अनुकरण कर रहा है। तो अनुकरण वाली एज कौन सी होगी, अपनी शैशवावस्था। थोड़ी देर में मैं एक बाल्यावस्था वाले को भी लेके आऊंगी और उसकी भी एक्टिविटी आपको दिखाऊंगी, ठीक है। ये देखो खिलौनों से खेलता है, अब इस संवेग को प्रदर्शन कर रहा है आपके सामने। इसमें काम प्रवृत्ति भी है, भाई ये मेरे से लगाव रखता है। फिर क्या, अनुकरण द्वारा भी सीख रहा है, जैसे हेलो गाइस बोल रहा है, अतार्किक चिंतन करता रहता है। अभी तो नहीं करने लगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब करेगा। इसमें आत्म प्रेम की भावना भी है और सीखने का आदर्श काल है। इसको अब मैं जो सिखाऊंगी वही सीखेगा और लाइफ टाइम याद रखेगा। तो अब बोलो भाई सबको टाटा बाय बाय, ऐसे बोलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू, थैंक यू बोलो, थैंक यू, जय भारत जय हरियाणा।